नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कॉल्स के बारे में, याचनाएं के बारे में, जो कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का पार्ट है, जो कि इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर आता है। तो इससे पहले हमने देखा था कि कंपनी कैसे बनती है, कंपनी के कितने प्रकार होते हैं, कंपनी के कितने डिवीज़न होते हैं, कंपनी कैसे कैसे चलती है, उसमें कितने लोग हो सकते हैं और कितने लोग नहीं हो सकते हैं। ये सब कुछ हमने सीखा था इससे पहले वाले क्लास में। अब हम देखेंगे याचनाएं क्या है। तो याचनाएं को समझने के लिए, कॉल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें कंपनी के अंदर जाना होगा, कंपनी का जो अंदरूनी चीज़ होता है वो समझना होगा। तो हम चलते हैं कंपनी के पास कि ये कंपनी क्या है, आखिर इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम देखें तो पहले के टाइम में क्या होता था, पहले कंपनी जब छोटी कंपनी होती है तो क्या होता है, वहाँ पे एक आदमी कंपनी से चलाता है, जैसे उसको बोलते हैं हम सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप हम देखते हैं जहाँ पे एक ही व्यक्ति अपना खुद का सारा इन्वेस्टमेंट करता है एक छोटी सी कंपनी में। मानते हैं एक छोटी सी कंपनी है, उसमें सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या कर रहा है, एक ही व्यक्ति कर रहा है और इस कंपनी को वो चला रहा है, अपना कैपिटल लगा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति चला रहा है उसको और अपना कैपिटल लगा रहा है, प्रॉफिट भी सारा वो खुद रख रहा है। तो यहाँ एक कंपनी चल गई एक व्यक्ति के द्वारा, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसको और पैसे चाहिए ताकि वो इस तरह की बड़ी सी कंपनी बना सके, अपनी छोटी कंपनी को स्केल कर सके बड़ी कंपनी की तरफ। तो ये अब कुछ और लोगों को बोलेगा कि आप मेरे कंपनी में आइए और पैसे इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें क्या होगा, वो एक अन्य व्यक्तियों को बोलेगा कि आप मेरे कंपनी में आइए और पैसे इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पे लोग आएंगे और इसके कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे और उसके पार्टनर्स बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने पढ़ा था इससे पहले क्या कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक कंपनी में पार्टनरशिप बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप फॉर्म। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये एक तरह से पार्टनरशिप हमारा फॉर्म हो गया। तो ये पार्टनरशिप जब फॉर्म हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोग क्या ला रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल ला रहे हैं। तो ऐसे ही जब दो या दो से अधिक कंपनी बनती है तो क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म बनता है। पहले हमने क्या पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये क्या हो गया, एक व्यक्ति के द्वारा चलाने वाली कंपनी हो गई है। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे कुछ और लोग यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, फिर ये दो व्यक्ति के द्वारा चलाने वाली कंपनी बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिट कितना होता है, यहाँ पे लिमिट होता है 50, यानी यहाँ पे 5 लोगों से अधिक लोग यहाँ पे नहीं जुड़ सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, जो कि किसके द्वारा है, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने बताया है, तो आप इसके पहले वाला वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, इसका क्या रूल और रेगुलेशंस हैं। यहाँ पे क्या हो गया, पार्टनरशिप कंपनी। अब ये क्या चाहता है कि यहाँ पे क्या होगा कि और बड़ी कंपनी बने, यानी बिल्कुल इस टाइप की बहुत सारी बड़ी कंपनी बने, ये बहुत अच्छा स्केल करे, इंडिया की नंबर 1 कंपनी बने। यहाँ पे क्या होगा, इसको और इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होगा, यहाँ पे वो चाहती है कि वो कंपनी बन जाए, यानी कंपनी में रजिस्टर्ड बन जाए, जो कि क्या होता है हमारा सार्वजनिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी होता है ये, और ये क्या होता है हमारा पब्लिक कंपनी। ये मैंने पढ़ाया है आपको कंपनी में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन गई हमारा कंपनी, एक रजिस्टर्ड कंपनी जिसमें अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे कंपनी अपना आम लोगों को क्या दे सकती है, प्रोस्पेक्टस, आमंत्रण पत्र, कि वो इसके कंपनी में आए और पैसे लगाएं। तो ये क्या हो गया हमारा प्रविवरण, प्रोस्पेक्टस, आमंत्रण पत्र, जिसके लिए हम आम लोगों को भेजते हैं। तो ये कंपनी पैसा लगाने के लिए आम लोगों को भेजी अपना आमंत्रण पत्र, यहाँ पे वो इसको राइट है भेजने का, तो ये यहाँ पे भेजी, यहाँ पे बहुत लोग इससे जुड़ रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पे क्या जुड़ रहे हैं, उसके कंपनी से जुड़ रहे हैं और वहाँ पे इसके शेयर होल्डर बन रहे हैं। शेयर होल्डर क्या होता है, मैंने बताया है इससे पहले कि जब आपके कंपनी का कुछ हिस्सा कोई अन्य व्यक्ति खरीद ले तो उसको क्या बोलते हैं हम, शेयर होल्डर। इसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक कंपनी है जिसका वैल्यूएशन कितना है, 10 लाख वाली कंपनी है ये 10 लाख के वैल्यूएशन वाली कंपनी है, जो कि क्या है, इसका ऑथराइज्ड कैपिटल, इसको हम बोलेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, कंपनी का अधिकृत पूंजी इसको हम बोलते हैं। तो इसका इच कितना है, 10, यानी इसका इच यानी एक शेयर इसका कितने रुपए का है, 10 रुपए का इसका एक शेयर है।
और ये इसका ऑथराइज कैपिटल है जिसमें खुद भी उसका अंश की मालिक है, यानी जितना भी इसका ऑथराइज कैपिटल है वो सारा मार्केट में वो इशू नहीं करेगी, वो कुछ ही इशू करती है जितने उसके इशू करने की ज़रूरत होती है कंपनी में, जितने शेयर होल्डर की चाहिए उसको उतनी ही वो इशू करती है मार्केट में। यहाँ पे क्या देखेंगे, इच कितना है 10। अब क्या होगा, इस 10 लाख का क्या है, 10 लाख है, तो यहाँ पे अगर इच 10 है तो कितना का वैल्यूएशन हुआ यहाँ पे, तो 1 लाख का क्या है इसका शेयर्स है, यानी 1 लाख शेयर्स इसके पास है जिसका वैल्यूएशन कितना है इच 10। यानी अगर हम इसको इंटू करके देखें तो क्या होगा, यहाँ पे इंटू कर देखें तो वापस कितना होगा, ये 10 लाख हो जाएगा। तो ये हो गया एक शेयर तक कितने का है, 10 रुपए का एक शेयर्स है। अब क्या होगा, इस 10 रुपए वाले शेयर्स को वो अपने शेयर होल्डर की जितनी उसको जरूरत होगी उतना वो निर्गमित करेगी। जैसे 10 लाख का उसका शेयर्स है तो वो जरूरी नहीं है कि 10 लाख वो मार्केट में इशू कर दे लोगों के लिए ताकि वो लोग उसको खरीद ले, बिल्कुल नहीं, वो कुछ ही शेयर्स इशू करेगी जितनी उसको आवश्यकता होगी उतनी। तो मानते हैं ये 10 लाख का शेयर्स है, ऑथराइज कैपिटल कितना है इसका 10 लाख, जिसमें शेयर्स कितना है इसका 1 लाख रुपए इसका शेयर्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो ये 10 लाख में से मानते हैं यहाँ पे कितना 5 लाख इसने इशू कर दिया मार्केट में, 5 लाख इशू कर दिया जो कि कितना है एक शेयर्स 10 रुपए का। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो व्यक्ति है जो लोग सब है वो क्या 5 के 5 लाख एक व्यक्ति ले लेंगे, एक व्यक्ति शेयर्स नहीं, यानी इसको कितना चाहिए पैसा, 5 लाख शेयर्स खरीदने के चाहिए इसको 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए कोई एक व्यक्ति नहीं दे सकता, जो बहुत अमीर होगा वो देगा, बाकी लोग नहीं देते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो कुछ ही अंश खरीदेंगे, यानी यहाँ पे 5 लाख का अगर अंश है, 5 लाख का अगर शेयर्स है तो वो कुछ ही अंश खरीदेंगे। जैसे मान लेते हैं 1 लाख का शेयर्स खरीदेंगे, 2 लाख का खरीदेंगे, एक साथ 5 लाख का नहीं खरीदेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, कंपनी इशू करती है शेयर्स अपने लोगों को में मार्केट में इशू करती है। अब हम समझेंगे कि कैसे हम इशू कर किए हुए शेयर्स को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले देखिए ऑथराइज कैपिटल, तो मान लेते हैं यहाँ पे कितना था 10 लाख रुपए, यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल था जिसमें से कंपनी इशू कितना कर रही है, कंपनी इशू कर रही है 5 लाख, यानी 5 लाख शेयर्स वो इशू कर रही है। 10 लाख उसके पास है ऑथराइज कैपिटल, लेकिन कितना इशू कर रही है, सिर्फ 5 लाख कैपिटल ही इशू कर रही है। यहाँ पे 5 लाख कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, जब जो व्यक्ति शेयर्स खरीदता है, कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर शेयर्स खरीद रहा है तो उस शेयर्स में के खरीदने के जितना पैसे वो देगा वो क्या होंगे, हम बोलेंगे उसको शेयर कैपिटल। यानी उस 10 रुपए वाले अगर शेयर्स को वो खरीद रहा है, मानते हैं 10 रुपए का शेयर्स उसने खरीदा, तो वो 10 रुपए का जो शेयर्स वो खरीद रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, शेयर कैपिटल। ये हमारा शेयर कैपिटल है जो कि कंपनी एक बार में नहीं लेती है। हम वही समझेंगे कि कॉल्स क्या होता है, क्यों कंपनी एक बार में कंपनी शेयर्स को नहीं लेती है। तो हम अब आएंगे धीरे धीरे कॉल्स पे। सबसे पहले हम देखें तो ये हो गया हमारा इशू कैपिटल जो कि कितने का, 5 लाख का। तो अब ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि कंपनी अगर 5 लाख शेयर्स निर्गमित की है, इशू की है, तो क्या पांचों के 5 लाख शेयर्स बिक जाएंगे, बिल्कुल नहीं, वो कुछ बच भी सकते हैं और एक्स्ट्रा भी आमंत्रण पत्र आ सकते हैं, सारे कंपनी के शेयर्स बिक भी सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि कंपनी का जो भी ऑथराइज कैपिटल होता है, यानी जो भी कंपनी का अधिकृत पूंजी होता है, जैसे यहाँ पे 10 लाख रुपए का अधिकृत पूंजी था, वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वहाँ पे लिखा हुआ होता है। मेमोरेंडम में यहाँ पे लिखा होता है। कंपनी का मेमोरेंडम क्या होता है वो आपको मालूम है, ये कंपनी का एक संविधान है जिसके बाहर कंपनी कभी भी नहीं निकल सकती है। ये कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो कि कंपनी का क्या होता है, लाइफ ऑफ कंट्रोल। कंपनी जब तक उसका कंपनी का लाइफ है वो उसको कंट्रोल करेगा, उसका मेमोरेंडम कंट्रोल करेगा यहाँ पे। तो ये हमारा जो मेमोरेंडम होता है, डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसी के थ्रू शेयर होल्डर जो होते हैं वो आते हैं यहाँ पे, लीगली कंपनी से जुड़ते हैं, वहाँ पे अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं। यानी जो मेमोरेंडम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम पार्षद सीमा नियम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्षद सीमा नियम। अब नेक्स्ट हम देखें तो क्या था हमारा ऑथराइज कैपिटल। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इशू कैपिटल। कितना कंपनी ने इशू किया, 5 लाख रुपए कंपनी ने इशू किया है। तो 5 लाख कंपनी ने इशू किया तो क्या 5 लाख बिक गए, 5 लाख के लिए हमारे पास प्रोस्पेक्टस के थ्रू आ गए, हमारे पास एप्लीकेशन नहीं आए। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 लाख के बदले क्या हो सकता है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे सिर्फ 1 लाख रुपए ही हमारे पास आए हैं आमंत्रण पत्र। यानी 1 लाख रुपए के लिए, 1 लाख शेयर कैपिटल के लिए हमारे पास कितना आए हैं, आमंत्रण पत्र आए हैं। अब मानते हैं कि ये शेयर कैपिटल के लिए 1 लाख रुपए आमंत्रण पत्र आए हैं। अब इसको हम यहीं पर स्टॉप करेंगे,
ठीक है, इसको हम स्टॉप करेंगे। अब चलते हैं हम कॉल्स पे। जो पेड अप कैपिटल है और कॉल्ड अप कैपिटल है उसको हम बाद में समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए बस हमें ये 3 टॉपिक समझना था कि ऑथराइज क्या होता है, इशू क्या होता है और हमारा सब्सक्राइब्ड कितना होता है। यानी ऑथराइज मतलब जितना कंपनी का टोटल वैल्यूएशन है, टोटल उसका पूंजी होता है। नेक्स्ट क्या यहाँ पे इशू मतलब जितना हमने निर्गमित किया, और सब्सक्राइब्ड मतलब कितना एप्लीकेशन आया और कितने एप्लीकेशन को हमने स्वीकार किया। तो ये 3 पार्ट होते हैं कंपनी में शेयर्स को इशू करने के। अब हम समझते हैं जब शेयर्स इशू हो जाए, तो वहाँ पे कैसे कैसे कंपनियां पैसे लेगी शेयर होल्डर से, कैसे उसे पैसे मांगेगी और कैसे जितना भी शेयर्स है उसके सारे पैसे एडजस्ट करेगी कंपनी में और कंपनी को बड़ा कंपनी बनाएगी, कंपनी को अच्छे से चलाएगी। तो हम समझते हैं उसको। तो अभी तक हमने देखा कि कंपनी क्या कर रही है, मार्केट में कुछ शेयर्स इशू कर रही है ताकि जो लोग होते हैं वो उसके शेयर्स को खरीदे, पैसे इन्वेस्ट करे उसके कंपनी में। तो इसके लिए कंपनी में मानते हैं कि एक जो शेयर होल्डर है, मानते हैं बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर होंगे जो उसकी कंपनी में पैसे को लेंगे, लगाए होंगे, खरीदे होंगे उसका शेयर्स। तो मानते हैं एक जो मोनू है वो क्या हुआ, वो उसने 10 रुपये का शेयर्स यहाँ पे खरीदा, 10 रुपये का क्या किया, शेयर्स उसने यहाँ पे खरीद लिया। अब जो 10 रुपये का शेयर्स है, क्या वो कंपनी एक बार में सारे पैसे उससे ले लेगी? नहीं लेगी वो। अगर मानते हैं उसने 5 लाख का ही शेयर्स कहीं पे खरीदा, उसका वैल्यूएशन 5 करोड़ होगा, लेकिन उसने 5 लाख का शेयर्स खरीदा, तो क्या वो 5 लाख का 5 लाख वो कंपनी उससे ले लेगी? बिल्कुल नहीं, सारे पैसे वो नहीं लेती है। कंपनी कभी भी सारे पैसे एक बार में नहीं लेती है, वो कॉल्स बाई कॉल्स, यानी आपको फोन कर करके पैसे मांगेगी हर मंथ। यहाँ पे क्या हुआ, मानते अगर 10 रुपये का यहाँ पे था, 10 रुपये का हमारा शेयर्स था, तो मैंने बताया था कि क्या एप्लीकेशन पे भी कुछ पैसे कंपनी लेती है। यहाँ पे पहले पैसे लेती है और फिर वहाँ पे क्या करती है, शेयर होल्डर को एक्सेप्ट करती है, शेयर होल्डर को अपना पार्टनर बनाती है, अपने कंपनी में उसका मालिक बनाती है। तो मानते हैं उसने एप्लीकेशन पे 2 रुपये लिया होगा, मानते हैं कि एप्लीकेशन पे उसने 2 रुपये पहले ही ले लिया। फिर नेक्स्ट क्या यहाँ पे उसने, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या 4 रुपये मांगा होगा किस पे, अलॉटमेंट पे। फिर 3 रुपये मांगा होगा किस पे, यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे। और लास्ट में कितना बचा यहाँ पे, 1 रुपया कितना बचा यहाँ पे, 1 रुपये फाइनल कॉल पे। यानी कंपनी एक बार में सारे पैसे नहीं ले रही है, जैसे जैसे कंपनी को जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी, वैसे वैसे कंपनी शेयर होल्डर को कॉल लगाएगी, फोन करेगी और पैसे मांगेगी। और इसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। सबसे पहले हम उसको समझेंगे। यहाँ पे जो लीगली डॉक्यूमेंट के द्वारा क्या होता है हमारा लीगल डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम। तो जो पार्षद सीमा नियम होता है वो क्या होता है, लाइफ ऑफ कंट्रोल कंपनी का, और जो पार्षद अंतर नियम होता है वो इसमें कुछ ऐसे भी रूल्स होते हैं जो कि शेयर होल्डर के हित में होते हैं, शेयर होल्डर के लिए होते हैं, उसके सहूलियत के लिए होते हैं। तो उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा कि कंपनी का जो रूल होता है, जो कंपनी कॉल बाई कॉल्स शेयर होल्डर को करती है कॉल्स, उसमें भी रूल है कि आप कॉल शेयर होल्डर को तुरंत नहीं कर सकते हैं। तुरंत पैसा मांगा कॉल कंपनी करके, यानी यहाँ पे क्या है, इसका नाम मोनू, मानते हैं मोनू है। यहाँ पे कंपनी ने मोनू से तुरंत पैसा मांगा और फिर उसको 10 दिन बाद फोन करता है मुझे फिर पैसे दो, तो ये कहाँ से लाएगा बेचारा, तो कहाँ से लाएगा ये। तो इसके लिए भी रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं कि कंपनी कभी भी एक व्यक्ति से, एक शेयर होल्डर से तुरंत कॉल नहीं करेगी। यानी जब कंपनी इस मोनू को कॉल कर रही है तो उस कॉल के बीच में 1 महीने का अंतर होना चाहिए। ये निश्चित अंतर है, यानी एक कॉल हुआ उसके दूसरे कॉल में क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड कॉल में क्या होगा, 1 मंथ का यहाँ पे अंतर होना चाहिए। ये किसमें होता है, ये भारतीय कंपनी जो एक्ट है जिसमें हमने पढ़ा क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, तो उसमें इसमें सारे डिटेल होते हैं किसके हित में, अंशधारी के हित में, शेयर होल्डर के हित में होते हैं। जिसमें टेबल 16 में जो शेयर होल्डर होते हैं उसके हित में सारे क्या होते हैं, कानून होते हैं, सारे प्रोसीजर होते हैं। इसके थ्रू शेयर होल्डर में कभी सहूलियत मिलती है, उसके हित में सारे प्रावधान वहाँ पे बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। तो ये क्या होगा, टेबल 16 किसमें, इंडियन कंपनी एक्ट में। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि जो मोनू है उससे क्या हुआ, कंपनी एक बार में सारे पैसे नहीं लेगी। यानी उसने कॉल किया, कॉल पहले किया उसने 1 मंथ के बाद, और फिर वो बोलेगी मुझे तुरंत पैसे दो, यानी आज हमने कॉल किया और हमें कल पैसे चाहिए, तो ऐसा कंपनी नहीं बोलेगी मोनू को। यानी कॉल्स के बाद उसे 15 दिन का
15 डे का क्या होगा, वहाँ पे उसको ये सहूलियत दिया जाएगा कि आप 15 दिन के अंदर पैसे दो, यानी उससे पहले आपको ज़बरदस्ती नहीं है कि आप कहीं से ला के दो, आप 15 दिन का टाइम लो और एडजस्ट करो पैसे को, कहीं से पैसे ला करके तब कंपनी में दो, यानी इसको ज़्यादा फोर्स नहीं हम कर सकते हैं। ये शेयर होल्डर के हित में होते हैं सारे प्रावधान, किस में, टेबल 16 में। तो ये हो गया हमारा कॉल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ एंट्रीज भी होगी, यानी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी एक बार में सारे पैसे नहीं ले रही है, वो कॉल्स बाई कॉल्स पैसे ले रही है, जिसमें फर्स्ट क्या कॉल हमारा एप्लीकेशन, यानी पहला कॉल क्या था हमारा एप्लीकेशंस, क्योंकि जो अमाउंट है हमारा, जो शेयर होल्डर का अमाउंट है, उसमें जो पहला अमाउंट होता है, पहला क्या हुआ, एप्लीकेशन पे ही उसने अमाउंट दे दिया, यानी जब पहला एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसी टाइम उस मोनू ने वहाँ पे पैसे भी दिए थे एप्लीकेशन के साथ। तो हमारा पहला क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट जो होता है कॉल, यानी एप्लीकेशन के तुरंत बाद वाला जो कॉल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट, यानी उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अलॉटमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, अलॉटमेंट। फिर नेक्स्ट क्या कॉल होगा हमारा, नेक्स्ट होगा हमारा फर्स्ट कॉल, नेक्स्ट होगा हमारा फर्स्ट कॉल। फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारा, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। यानी कितने भी कॉल्स हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी पहले 1 रुपये, फिर 1 रुपये, फिर 1 रुपये, फिर 1 रुपये हो गए, यानी यहाँ पे क्या होगा, पहला हमारा जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, एप्लीकेशन पे, जो कि कंपनी पहले ही लेती है किससे, शेयर होल्डर से। सेकंड क्या अमाउंट हमारा, अलॉटमेंट, जो कि कंपनी सेकंड कॉल में लेती है, इसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट की राशि हो गई है। फिर क्या हमारा, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जितने भी कॉल्स होंगे उसको हम ऐसे ही नाम देंगे। जो लास्ट कॉल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड या फाइनल कॉल, थर्ड या फाइनल कॉल, या फिर फोर्थ या फिर फाइनल कॉल। तो लास्ट कॉल को हम ऐसे लिखते हैं। अब क्या होगा, ये आप समझ गया होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ये क्या लिखने का प्रोसीजर है एक जर्नल एंट्रीज में। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि कंपनी जो होती है वो एक बार में सारे पैसे नहीं ले रही है, कॉल्स बाय कॉल्स पैसे ले रही है, और उसका भी एक अमाउंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो हर कॉल पे क्या करेगी, 2 एंट्री करेगी। जो पहली एंट्री होगी वो क्या होगी, वो पहली एंट्री होगी मांगने की, यानी जब वो कॉल करेगी किसको, शेयर होल्डर को। जैसे मोनू है शेयर होल्डर हमारा, मोनू क्या हमारा शेयर होल्डर, तो कंपनी इसको कॉल करेगी सबसे पहले, और कॉल करके बोलेगी मुझे पैसे चाहिए मोनू, मुझे पैसे दो। यहाँ पे कॉल कर रही है, वहां पे क्या कर रही है, मांग रही है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ड्यू एंट्री। उसके बाद जो मोनू होता है वो 15 दिन का टाइम लेगा या फिर 10 दिन का टाइम लेगा, वो क्या करेगा, इसको वो वापस क्या करेगा, यहाँ पे पेमेंट करेगा। जितने पैसे कंपनी में कॉल्स में मांगा उतना वो क्या किया, पेमेंट किया यहाँ पे। तो वो पेमेंट क्या होगा यहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीव एंट्री। और ऐसा हर कॉल पे होगा, चाहे वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फाइनल जो भी कॉल हो। तो यहाँ पे हर कॉल में जितनी भी कॉल कंपनी कर रही है उसमें 2 एंट्री होगी, और हमें ये हर कॉल में करना है। पहला क्या हमारा, ड्यू एंट्री, और दूसरा क्या है, रिसीव एंट्री। ड्यू और रिसीव एंट्री हमें करनी है। तो रिसीव और ड्यू ये दोनों काम ही हमें करने हैं। यहाँ पे हमें पैसे को ड्यू और रिसीव एंट्री करनी है। और इस चैप्टर में हमें क्या करना है, इस चैप्टर में हमें 4 चीजें पढ़नी है। फर्स्ट क्या है हमारा, जर्नल एंट्री। सेकंड क्या है हमारा, कैश बुक। थर्ड क्या है हमारा, बैलेंस शीट। और फोर्थ क्या है हमारा, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन, ये 4 चीजें हमें पढ़ना है किसमें, चैप्टर में, इश्यू ऑफ शेयर्स में। तो हमें आराम से सब कुछ पढ़ना है, समझना है। धीरे धीरे हम समझेंगे जर्नल एंट्री को, कैश बुक को, बैलेंस शीट को और
प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। और बहुत लोग क्या करते हैं, एक साथ में सारे समझने की कोशिश करते हैं, सारा चैप्टर समझने की कोशिश करते हैं, पर हमें कॉमर्स की दुनिया में अपना पेशेंस नहीं खोना है, अच्छे से हमें समझ समझ के पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, एक एक चीज़ को हम समझ सके, क्यों क्या कैसे हुआ है यहाँ पे, क्यों कंपनी ऐसा करती है। और जो कंपनी होती है वो तरह तरह के रूल निकाल सकती है, तरह तरह की अपनी कंपनी में सारे क्राइटेरिया को चेंज कर सकती है। तो हमें कंपनी को समझना है, बिजनेस को समझना है, बिजनेस में घुसना है कि बिजनेस होता क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। आपको कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, तो आप वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।